जय हिंद एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी वॉरियर सीरीज चल रही है जो कि सीडीएस और एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम एनडीए से और फिर धीरे धीरे करते हुए हम सीडीएस की तरफ भी चलेंगे। इसके ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का मन हो तो आप लाइव स्कैन करके और ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक नया सफर एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप इन द नॉर्थ इंडिया। तो जब हम बात करते हैं रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रवि क्रॉप होती क्या है और खरीफ क्रॉप क्या है। तो रवि क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिसको बोया जाता है, जिसको कब बोया जाता है? अक्टूबर में बोया जाता है और लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। तो इन क्रॉप्स को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? रवि क्रॉप कहते हैं। ठीक है। सेकेंड क्रॉप आती है हमारे पास खरीफ क्रॉप। क्या आती है? खरीफ क्रॉप। तो भाई खरीफ क्रॉप कैसी क्रॉप होती है? ऐसी क्रॉप जिसको हम जून जुलाई के बीच में बोए। कब बोए? जून जुलाई में, और यही सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाए। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए। उस क्रॉप को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से एक क्रॉप होती है जिसका नाम है जायद क्रॉप। क्या नाम है? जायद क्रॉप। तो ये ऐसी क्रॉप होती है जो कि शॉर्ट सीजन की क्रॉप होती है और हम मोस्टली इसमें वेजिटेबल्स वगैरह बोते हैं और इसको मार्च अप्रैल के बीच में इसको बोया जाता है और वही जून के बीच में, जून के पहले पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो तीन तरीके की हमारी क्रॉप्स होती है मेजरली। पहली क्रॉप हो गई खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। तो हमारे क्वेश्चन बोलता है कि अब देखते हैं सबसे पहले कि रबी क्रॉप में आते हैं कौन कौन से। तो हमें पता है कि रबी क्रॉप के दौरान हम क्या बोते हैं? आप जानते हो वीट बोते हैं। क्या बोते हो आप? वीट बोते हो, बरले बोते हो। ठीक है, इस समय ये चलता है, ग्राम आप बोते हो इसी दौरान। ठीक है। और खरीफ क्रॉप में इस दौरान हम राइस वगैरह की खेती करते हैं। किसकी करते हैं? राइस की करते हैं। दूसरा क्या होता है? इसी दौरान हम मेज की भी खेती करते हैं। किसकी करते हैं? मेज की खेती करते हैं। राइस हो गया, मेज हो गया। और क्या करते हैं हम यहाँ पे? इसी दौरान हम बाजरा वगैरह भी उगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? हम समझ में आ रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है ये सब कौन सी क्रॉप है? ये हमारी खरीफ क्रॉप हो गई। ठीक है। तो आंसर हमको यहाँ पे अल्टीमेटली मिल जाएगा। कौन सी क्रॉप है जो रबी क्रॉप है हमारे यहाँ पे? तो बरले एक ऐसा क्रॉप है जो कि रबी क्रॉप है। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द रिवर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ। अब हम जानते हैं कि जो रिवर होते हैं डिफरेंट काइंड के सिस्टम्स को शो करते हैं। ठीक है। बीट लाइक ट्रेल्स पैटर्न हो सकता है, वहां पे आपका रेडियल पैटर्न हो सकता है, पैरेलल पैटर्न हो सकता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है या किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बना रहा है, हमें यह देखना है। ठीक है। तो पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बना। तो इसका आंसर है बार्ब टाइप का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्या है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न होता है जब रिवर्स एक दूसरे से पैरेलली फ्लो करने लगती है। जैसे कि हम अपने साउथ इंडिया पे भी देखते हैं, पैरेलल टाइप का ड्रेनेज सिस्टम को देखने मिलता है। वहीं रेडियल पैटर्न की बात करते हैं तो इस पैटर्न में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां से डिफरेंट टाइप से रिवर्स डिफरेंट डायरेक्शन में बाहर निकल रही होती है। उस पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न होता है ट्रेलिस पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है कि जो आपकी मेन स्ट्रीम होती है, क्या है? ये आपकी मेन रिवर है, इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, इसकी जो सब ट्राइब्यूटरीज को 90 डिग्री पे ऐसे, मतलब इसके 90 डिग्री पे इसको ज्वाइन करेंगे और ये रिवर्स ऐसे ऐसे बन रहा होगा। तो एक ये ऐसा पैटर्न बन रहा हो, इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बार्ब्ड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज हमारा नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है। चले आगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। तो हमें पता है हमारी डिफरेंट टाइप की ओशन करंट्स हमें देखने मिलती हैं। कुछ वार्म करंट्स होती हैं, कुछ कोल्ड करंट होती हैं। ठीक है। तो वार्म करंट्स ऐसी यहां पे जो एग्जांपल होगा वार्म करंट कोल्ड करंट में, तो हमें पहले एग्जांपल देना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि वार्म करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए वार्म करंट और कोल्ड करंट को। तो हमें जो पहला फैक्टर मिलता है, अगर मैं ओशनिक फैक्टर की बात करूं तो पहला फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा? हमें ओशन की सैलिनिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ओशन की सैलिनिटी मिल जाएगी। भाई सैलिनिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस करता है। क्या इन्फ्लुएंस करता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा जो हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा हमारा इन्फ्लुएंस करता है वहां का टेम्परेचर। क्या है भाई? टेम्परेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे में। तो जब हम अपने करंट्स को देखते हैं तो ऐसे नॉर्मल करंट जो हमारे पोलर रीजन से आ रहे होते हैं वो कोल्ड करंट्स होते हैं। नॉर्मली ऐसे करंट्स जो कि पोलर रीजन से आ रहे होते हैं वो कोल्ड करंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहां पे ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो कि कोल्ड करंट का एग्जांपल है? तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा करंट है जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। ये कोल्ड करंट का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, बाकी देखा जाए मोजाम्बिक करंट, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से निकलता है, ये वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपको ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे मिल जाएगा जो कि एक वार्म करंट का एग्जांपल है, और कैरेबियन करंट भी एक वार्म करंट का एग्जांपल है। तो अपने पास क्या एग्जांपल आ गया? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द कोल्ड करंट। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पैरादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ विच रिवर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। ये वो रिवर है जिस रिवर पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हीराकुंड डैम इस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, इस रिवर पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि हमारी साउथ इंडिया या ये बात करते हैं मिडिल पार्ट में इंडिया के फ्लो करती है। और ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, और जाके ड्रेनेज कहां होता है इसका? बे ऑफ बंगाल में होता है। तो रिवर का नाम है महानदी रिवर। महानदी एक ऐसी रिवर है जिस रिवर के डेल्टा पे हमको कौन सा रिवर मिल जाता है, कौन सा पोर्ट मिलता है? पैरादीप पोर्ट मिलता है, जो कि किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा स्टेट में हमको ये मिल जाता है। क्लियर है? बाकी बात करें तो रिहंद रिवर के बारे में अगर आप जानते हो तो रिहंद रिवर पे ही एक हमारा डैम बना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। कौन सा डैम बना हुआ? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। गंगा रिवर के बारे में आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो। गंगा रिवर निकलती कहां से अगर मैं बात करूं तो ये दो रिवर के मिलने से गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो फिर ये गंगा रिवर की बात होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा रिवर और कौन से पोर्ट पे है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस और थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? इसमें से कौन सी थ्योरी है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को डिटरमाइन करती है या यूनिवर्स के ओरिजिन को हमें बता रही होती है? तो हम सभी जानते हैं कि कौन सी थ्योरी है ये? बिग बैंग थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जो कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को बता रही है। ठीक है, होप आपको ये पसंद आ रहा होगा सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडोनेशिया इज नॉट टच्ड बाय इक्वेटर? तो अगर आपको बताऊं इक्वेटर कहां होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं ये हमारा अर्थ हो गया। एक सेकेंड में थोड़ा अर्थ को अच्छे से बनाता हूं पहले। चलिए ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं हमारे अर्थ में 3 मेजर लाइंस है। पहली मेजर लाइन कौन सी? तो हम देखते हैं 0 डिग्री से क्रॉस करती है एक लाइन जिसका नाम है 0 डिग्री से क्रॉस करती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री से क्रॉस करने वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से, 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगी यहां पे। वही नीचे देखोगे आप 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 23.5 सदर्न लैटिट्यूड पे जब आप जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। ठीक है, तो आप समझिए आपका इक्वेटर, आप क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वेटर ऐसा कौन सा पार्ट है इंडोनेशिया का जहां से इक्वेटर पास नहीं करता। होप आप समझ पा रहे हो इक्वेटर किस लाइन को कहते हैं। तो 0 डिग्री का जो लाइन होता है हम उसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इसका मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जावा सिर्फ एक ऐसा आइलैंड है जहां से इक्वेटर पास नहीं करता इंडोनेशिया पे, बाकी सुमात्रा पे, सुलवेसी से सबसे पास करता है वो। ठीक है, चलिए अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। अब आता है बात कि इसमें से कौन सा ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन 3 बेस से होता है। पहला होता है मैकेनिकली फॉर्म। क्या होता है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। दूसरा होता है हमारे पास ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है केमिकली फॉर्म। क्या होता है? केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो हमारे पास 3 तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें से अगर मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक को याद करने की ट्रिक बताऊं तो उसको याद रखना LCS याद रखना। क्या याद रखोगे आप? LCS और S। L से आप आएगा लोएस, C से आपको आ जाएगा क्या? कॉन्ग्लोमेरेट, S से आएगा यहां पे शेल, और S से ही आ जाएगा यहां पे सैंडस्टोन। क्या आएगा? सैंडस्टोन। तो 4 जो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है वो ये है, लोएस, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल और सैंडस्टोन। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक की, कि ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन सी होती है, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म को याद कैसे रखोगे? पहले इसमें आएगा C, फिर आएगा CCLG, ऐसे करके इसको याद रख सकते हो आप। C से यहां पे क्या रखोगे? चौक आ जाएगा। नेक्स्ट C से याद रखना कोल आ जाएगा यहां पे। L से याद रखना लाइमस्टोन। क्या याद रखोगे? लाइमस्टोन याद रखोगे। और G से जिसराइट याद रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके की ये तीनों फॉर्म जो होती हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो कैसे? यहां पे आपको आंसर मिल चुका होगा आपका, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक इज चॉक। चॉक ही सिर्फ एक ऐसा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है जो ऑर्गेनिकली जिसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? समझ में आया? अब शेल कैसा रॉक है तो आप बता पाओगे, शेल है मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। हेलाइट क्या है? तो हेलाइट मैं आपको बता दूं, हेलाइट एक केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, द लेटर कोड CFA डिनोट्स। लेटर CFA क्या डिनोट करता है? तो इसके पहले हम थोड़ा सा बैक में समझ लेते हैं कि कोपेन के क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमारे पास लेटर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो कोपेन साहब आए, उन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को 4 से 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 से 5 तरीके से वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें उन्होंने ए को कहा ये मेगाथर्म है। क्या है? मेगाथर्म। मेगाथर्म मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। दूसरा बोला बी को ना जेरोथर्म बोला, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे आपका टेम्परेचर मतलब एरिड एरिया हो जाए या सेमी एरिड एरिया को उन्होंने बी से डिनोट कर दिया। सी का एक एरिया आया जिसका नाम उन्होंने दे दिया मेसोथर्म दे दिया, और डी का जो एरिया आया उसको उन्होंने दे दिया माइक्रोथर्म एरिया। क्या दे दिया? माइक्रोथर्म एरिया। ठीक है, और ई मोस्टली हाईलैंड्स को इन्होंने ई से डिनोट किया। ई को मोस्टली किससे डिनोट किया? उन्होंने हाईलैंड्स को इन्होंने ई से डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से 5 तरीके को इन्होंने एरिया डिनोट किए। जब सबसे पहला आया मेगाथर्म, और इसके कुछ सब टॉपिक्स भी इन्होंने दे दिए। उन्होंने बोले अगर कोई एफ लिखा होगा, स्मॉल एफ अगर ए वाले पार्ट में लिखा हो, कहां? मेगाथर्म में अगर स्मॉल एफ लिख दे तो ये समझ लेना आप वहां पे रेन फॉरेस्ट होगा। क्या होगा वहां पे? रेन फॉरेस्ट होगा। उन्होंने बोला अगर वहां पे डब्ल्यू लिखा हो जाएगा तो सवाना टाइप क्लाइमेट तो रहेगा लेकिन विथ ड्राई विंटर रहेगा। कैसे रहेगा? सवाना टाइप क्लाइमेट तो होगा लेकिन विथ ड्राई विंटर होगा। अगर उन्होंने बोला एस कहीं पे लिख दे, क्या बोले? एस लिखा हो तो लिख देना ड्राई समर वाला एरिया है। क्या है? ड्राई समर वाला एरिया है। आखिरी में उन्होंने बोला अगर एम लिख दे, क्या लिखे? ए के साथ अगर एम जोड़ के लिख दे तो वहां पे मानसून वाला एरिया है। क्या एरिया है? मानसून वाला एरिया। तो इस तरीके से उन्होंने 4 तरीके से डिटरमाइन किया ए को। ठीक है, सिमिलर वे में बी के लिए उन्होंने 2 तरीके दे दिया। अगर वहां कैपिटल डब्ल्यू लिख दो तो समझ लेना कि वो डेजर्ट एरिया है। क्या एरिया है वो? डेजर्ट एरिया है।
अगर वहां कैपिटल एस लिख दे तो क्या समझ लेना है आपको कि वो स्टेपी वाला एरिया है। क्या है? स्टेपी का एरिया है। ठीक है। सिमिलर वे में उन्होंने सी को भी 3 तरीके से क्लासिफाई किया सेकेंड बेसिस में। ठीक है। तो पहला उन्होंने बोल दिया अगर स्मॉल एफ लिख दे, क्या लिख दे? स्मॉल एफ लिख दे तो समझ लेना नो ड्राई सीजन है। क्या है? नो ड्राई सीजन। अगर स्मॉल डब्ल्यू लिख दे तो समझ लेना ड्राई, इसमें क्या होगा? ड्राई विंटर हो जाएगा। और अगर यहां पे स्मॉल एस लिख दे तो ड्राई समर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई समर हो जाएगा। और इसमें सी के थर्ड पार्ट में भी उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन किया ए बी सी का, जिसमें ए को उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वार्म समर, सॉरी ये ए को बोला हॉट समर है, ए को उन्होंने बोला हॉट समर है, बी को बोला वार्म समर है, और सी को इन्होंने बोल दिया कि अगर सी कहीं पे लिख दिया तो ये समझना कोल्ड है। क्या ये? कोल्ड एरिया है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन पे इन्होंने क्या पूछा है कि बताइए कोपेन के क्लासिफिकेशन पे सी एफ ए का डिनोशन कहां होगा? तो मैंने बताया सी मतलब वहां का टेम्परेचर होगा, मेसोथर्म का टेम्परेचर होगा। ठीक है। दूसरा एफ मतलब नो ड्राई सीजन। ऑब्वियस सी बात है, नो ड्राई सीजन मतलब ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट कर दिया। क्या होगा हमारे पास? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही एक ऐसा एरिया है जो कि सी एफ ए से डिनोटेड है। किससे डिनोटेड है? सी एफ ए से डिनोटेड है। क्लियर हुआ? होप आपको समझ में आया होगा। कोपेन का एक मैंने बड़े छोटे वे में समझाया है, और हम इसके बाद इसकी डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, तब हम पूरी तरीके से कोपेन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल। तो आप समझिए वर्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? तो हमको पता है ये रिकम्बेंट प्लेन ऐसा फोल्ड होता है जो कि वर्चुअली हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनता है। क्या बनता है? वर्चुअली हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनता है। ठीक है। चलिए आगे चले। तो अपने पास ये एथनिक कम्युनिटी जो हमारे पास थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी को डिटरमाइन किया गया, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो भाई ये मुंडा लैंग्वेज ग्रुप किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो भाई ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करता है। किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है। ऑस्ट्रिक ग्रुप को ये लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग करता है। नेक्स्ट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वेज कैनाल इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्वेज कैनाल के बारे में करेक्ट नहीं है। तो पहले तो हमें स्वेज कैनाल का पता होना चाहिए, स्वेज कैनाल है कहां पे। तो इस समय स्वेज कैनाल थोड़े चर्चे में भी थी, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। रेड सी के आप ऊपर जाओगे तो आपको स्वेज कैनाल देखने में मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट रूट है जो कि किस लिए बना, जो कि इंडिया को बाकी यूरोप के पार्ट से कनेक्ट करता है, क्योंकि शिप रूट है और ट्रेड का एक बड़ा अच्छा जरिया बनता है। यहां पे अभी आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज में था, हूतीज वगैरह शिप्स पे अटैक कर रहे थे। ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाता है। और मे बी अगर करंट अफेयर से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली इसी तरीके का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वेज कैनाल इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसा है स्वेज कैनाल से रिलेटेड जो कि करेक्ट नहीं है ना? तो पहली बात तो लिखा स्वेज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869। सही है भाई, 1869 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट लिंक्स मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। डेफिनेटली सही है भाई, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन यहीं पे पड़ता है। थर्ड बोलता है इट हैज 6 लॉक सिस्टम एंड शिप क्रॉस द डिफरेंट लेवल थ्रू दीज लॉक्स। ये एक अपने पास ऑप्शन ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। इट हैज गिवन यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन। डेफिनेटली इसने एक यूरोप को एक नया गेटवे दिया इंडियन ओशन के लिए। डेफिनेटली तो तीनों ऑप्शन सही हैं, अपने तीनों ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन है ये। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नॉर्मल लैप्स रेट 0 डिग्री सेल्सियस किस पार्ट में पहुंचता है? देखिए अर्थ का पहले हमको यह समझना चाहिए नॉर्मल लैप्स रेट होता क्या है। तो भैया नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है जब हम अपने ही एटमॉस्फेयर जब हम ऊपर उठते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर डाउन होता है।
1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं अर्थ के इस लेवल पे, अगर मैं यहां पे मेरा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6.5 कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस जगह पे अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन का आंसर होगा अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपॉज रीजन। ये एक ऐसा रीजन है, ट्रोपोपॉज का अपर बाउंड्री एक ऐसा रीजन है जहां पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री चले जाता है। क्या चलता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री चले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में आपका लोकटक लेक सिचुएटेड है। जेंटलमैन, ये एक ऐसा स्टेट है जो कि अभी बड़ा न्यूज में था। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक ऐसी लेक है जिसपे केबुल लैमजोंग नेशनल पार्क है। क्या है, केबुल लैमजोंग नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेवन सिस्टर्स का भी एक पार्ट है ये स्टेट। तो आप समझ पा रहे होगे कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है मणिपुर स्टेट। कौन सा स्टेट है, मणिपुर इज द स्टेट जहां पे लोकटक लेक आपको देखने को मिल जाती है। और ये एक ऐसा लोकटक लेक है जो कि बड़ा फेमस है इसी फ्लोटिंग नेशनल पार्क के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। स्टेलगेटाइट, स्टेलगेमाइट एंड पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ। तो देखिए आपको पता है हमारे जो वाटर या अंडरग्राउंड वाटर हो या फ्लोइंग वाटर हो या तो ग्लेशियर्स हो, कुछ टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो उसमें से कुछ इरोजनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। आप दैट इज क्लियर कि अगर कहीं से कोई पार्ट इरोड होकर आ रहा है तो डिपॉजिट तो हो ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो डिपोजिशनल कुछ इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, कुछ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। हमको एक चीज मेंशन करके दिया है कि स्टेलगेटाइट, स्टेलगेमाइट एंड पिलर्स, जिसको हम केप पिलर्स भी कहते हैं, बोल रहा है कि ये किसके डिपोजिशनल फॉर्म है। हमें ये बताना है कि ये किसके डिपोजिशनल फॉर्म है। तो इसका आंसर है अंडरग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल फॉर्म क्या है, स्टेलगेटाइट, स्टेलगेमाइट्स और पिलर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टीप स्टेप लाइक स्लोप इज नोन एज। बोल रहा है कि ऐसी डीप वैली जो कि स्टीप होती है, एक स्टेप लाइक स्लोप का फॉर्मेशन करती है, ऐसी वैली को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी वैली को, तो इस वैली को हम यू शेप्ड वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, यू शेप्ड वैली, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, ये इरोड करके एकदम एक वैली टाइप का फॉर्मेशन करती है जो कि यू के शेप की हमको दिख रही होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यू शेप्ड वैली कहते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। इसमें से मेजर प्लेट क्या है, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे डिफरेंट प्लेट्स है ना, और इन्हीं प्लेट मार्जिन्स के कारण डिफरेंट एक्टिविटीज भी हमारे अर्थ में होती है, बीट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, और या तो हम देखें तो हमारे पास अर्थक्वेक भी इसी की टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण होता है, वॉल्केनोस भी इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण होता है, मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, और जो भी फॉर्मेशन है तो हम जानते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी मेजर प्लेट है ना, तो हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ना, मेजर प्लेट्स हैं। अगर मैं बात करूं मेजर प्लेट्स की, तो मेजर प्लेट हमको कौन कौन से मिल जाएगी, तो पहली जो मेजर प्लेट, इसका खैर आंसर, इसका तो पैसिफिक प्लेट है। क्या है इसका आंसर, पैसिफिक प्लेट, क्योंकि ये कोकोस प्लेट भी माइनर प्लेट है, अरेबियन प्लेट भी माइनर प्लेट है, और फिलीपींस प्लेट भी माइनर प्लेट है। ठीक है, अब मैं अगर प्लेट्स का फॉर्म बताऊं कि प्लेट्स कितनी प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नेक्स्ट प्लेट आएगी साउथ अमेरिकन प्लेट, नेक्स्ट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नेक्स्ट हमारे पास यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नेक्स्ट हमारे पास अफ्रीकन प्लेट, नेक्स्ट कौन सी प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट, नेक्स्ट हमारे पास पैसिफिक प्लेट। तो ये जो प्लेट्स है ना, ये मोस्टली कौन सी प्लेट्स है, ये हमारी हैं मेजर प्लेट्स, बाकी प्लेट्स हमारी कौन सी है, माइनर प्लेट्स है। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ। जब हम अर्थ को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें अर्थ हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि लिथोस्फीयर कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है,
या लिथोस्फीयर में हमें कौन कौन से पार्ट में हमें लिथोस्फीयर दिखती है? तो हम जानते हैं क्रस्ट का लोअर पार्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड मेंटल को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। यहां पे हमको लिथोस्फीयर मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइड रेफर्स टू। भाई स्प्रिंग टाइड किसको कहते हैं? तो भाई जो नॉर्मल टाइड आती है, टाइड लो नॉर्मल टाइड जो आती है, हमें उस टाइड के 7 दिन बाद हमको क्या देखने मिलती है? स्प्रिंग टाइड देखने मिलती है। क्या मिलती है? स्प्रिंग टाइड देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो सन, अर्थ और मून एक पोजीशन में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन टू दैट ऑफ द मून। जब ये हमारी सिचुएशन होती है तो हमारी स्प्रिंग टाइड हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Which one of the following union territories of the India is the smallest in term of geographical area? कि geographical area के टर्म में कौन सा यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि स्मॉलेस्ट है? तो उस यूनियन टेरिटरी, ये वही यूनियन टेरिटरी जहां पे कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी गए हुए थे, है ना? मोदी जी बैठे कुर्सी लगा के और मालदीव को डुबा दिया। ठीक है, तो इस यूनियन टेरिटरी का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप इसका आंसर है। और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैंपोज एंड लानोस ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स आर जनरली फाउंड इन। आपको बताना है कैंपोज एंड लानोस कहां पे सवाना ग्रासलैंड मिलते हैं। तो मैप से तो आप देख ही पा रहे होगे कि ये कहां पे मिलते हैं हमारे, ये हमको मिल जाते हैं हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। अगर मैं लानोस की पोजीशन बोलूं तो ये हमको वेनेजुला के आसपास मिलता है। कहां पे मिलता है लानोस? वेनेजुला के आसपास। यहां पे वेनेजुला आपको देखने मिल जाएगा, ये लानोस यहां पे मिलता है। कैंपोस हमारा ब्राजील पे, यहां पे हमारे अर्जेंटीना और ब्राजील वाले एरिया पे हमको कैंपोस ग्रासलैंड मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे हमें कैंपोस और लानोस देखने मिलता है। अब ये मैप है ही, तो इसमें थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर कैरिंग रिवर मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? अमेजॉन रिवर। क्या नाम है? अमेजॉन रिवर मिल जाती है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां हमें एक चुकी घुमाता प्लेटू मिलता है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अटाकामा डेजर्ट है, यहां पे हमको अटाकामा डेजर्ट मिल जाता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, यहां पे हमें एंडीज माउंटेन रेंज मिल जाती है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस है। क्या है? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी माउंटेन रेंजेस है। यहां पे हमें पैम्पर्स करके हमें ग्रासलैंड और मिलते हैं। ठीक है, यहां की सबसे बड़ी चोटी का नाम माउंट अकॉन्गुआ है। क्या है? माउंट अकॉन्गुआ यहां की सबसे बड़ी चोटी का नाम, ये आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी पीक का नाम माउंट अकॉन्गुआ है। और इसके जो सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम केप हॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम आपसे किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, विटिकल्चर इज अ कॉमन फीचर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन कंट्री, ऑस्ट्रेलियन सिटीज। तो आपको पता है एडिलेड एक ऐसी सिटी जहां पे विटिकल्चर आपको भारी मात्रा में देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शामल ड्राई वार्म एंड ड्राई विंड इज अ लोकल विंड फाउंड इन। शामल एक लोकल विंड, हम जानते हैं हमारी विंड्स परमानेंट विंड भी होती हैं, लोकल विंड्स भी होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लोकल विंड की, तो ये कौन सा एरिया की लोकल विंड हमको देखने मिलती है? तो मेसोपोटामिया वाला एरिया है, ईरान इराक का एरिया, जहां पे हमको शामल देखने मिलती है। ये वार्म विंड है। ठीक है, हमें कुछ विंड जो ध्यान में रखनी चाहिए, उसका नाम है शिनूक विंड, जिसको हम स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है, हबूब को याद रखना चाहिए हमें। हमारी एक लू भी है जो कि एक क्या है? वार्म विंड है। हमें लू हमारे इंडिया में चलती है लू। ठीक है, सिरको याद रख सकते हो आप, दूसरा याद रख सकते हो आप नॉर्थ वेस्टर याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हमें कुछ लोकल विंड देखने को मिलती है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरीके से जो स्मॉल विंड्स है, ऐसी कोई विंड्स जो कि लोकल विंड्स हैं, और ये जो शामल विंड्स है वो कहां देखने मिलती है? मेसोपोटामिया वाले रीजन में। क्लियर है? ईरान इराक के पर्टिकुलर रीजन में देखने मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या कहलाता है? आपको पता है कि जब हम ऊंचाई पे ऊपर जाते जाएंगे तो एक टाइम पे रेनफॉल इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक हाइट के पे पहुंचने के बाद हमें देखने मिलता है कि वहां के ऊपर जाने पे रेनफॉल बढ़ नहीं रही है, बाकी घट रही है। ठीक है, उसी फिनोमेनन को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। और ये ऐसी रेनफॉल हमें कहां मिलती है? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जहां पे होती है वहां में इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल देखने मिल जाता है। होता क्या है कि जब
विंड यहां से चढ़ती है तो क्या होता है, ऊपर जब चढ़ती जाती है तो कंसंट्रेट हो जाती है और कंसंट्रेट होकर पानी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और प्रेसिपिटेट होती है। इसी सिनेरियो को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। यहां पे दो तरीके के जोन बनते हैं, एक विंडवर्ड जोन होता है और दूसरा लीवर्ड जोन होता है। क्या होता है, विंडवर्ड जोन और लीवर्ड जोन। एक जोन ऐसा जहां पे पानी का सबसे ज्यादा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिलता है और दूसरी जगह पे पानी हमें देखने ही नहीं मिलता या बहुत कम क्वांटिटी में देखने मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। आपको पता होगा हमारी साउथ की कुछ रिवर्स हैं जो कि हमें अरेबियन सी में भी जाके ड्रेन कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि पेरियार, भारतपुंजा, ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लेकिन यहां पे एक ताम्रपर्णी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग ना होते हुए यहां से निकल के ईस्ट की तरफ बहती है और गल्फ ऑफ मन्नार पे जाके ड्रेन अप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रपर्णी रिवर। ये पेरियार रिवर, भारतपुंजा रिवर, पंबा रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि हमें केरला में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 25 क्वेश्चंस जो हमने अभी अपने साथ अपन लोग ने मिलकर सॉल्व किया। और होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरीके के हम वीडियो लाते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको टेस्ट लगाना हो तो आप इस लिंक से आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को स्कैन करके आप टेस्ट लगा सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम और आगे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए हम डिफरेंट सीरीज, इसी सीरीज के माध्यम से डिफरेंट वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।